बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फार्माकोलॉजी। तो पार्ट वन के अंदर हमने जनरल फार्माकोलॉजी और साइड इफेक्ट्स पढ़ लिए थे। लेट्स फिनिश फार्माकोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी सारे ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ा था। लाइक जो ओडेनसेट्रॉन है ये टाइप 3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है, जबकि मेटाक्लोप्रामाइड T2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। तो जो ऑनसेट होती है जिसको ओडेनसेट्रॉन कहते हैं, सेरोटोनिन के टाइप 3 ब्लॉकर है, जबकि मेटाक्लोप्रामाइड D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। अब हम कुछ और ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मेन एक्शन ऑफ सेफलोस्पोरिन, जो सेफलोस्पोरिन होती है, पेनिसिलिन होती है, दीज आर द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनिन, मोनोबेक्टेम। ठीक हो गया। दीज आर द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। एंड द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या करती है, ये एक एंजाइम को इनहिबिट करती है विच इज अ ट्रांसपेप्टिडेज। कौन सा एंजाइम को इनहिबिट करती है? ट्रांसपेप्टिडेज को, जिसको आप पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। जब ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो पेप्टिडोग्लाइकान की क्रॉस लिंकिंग इनहिबिट हो जाएगी। दिस इज द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनिन्स एंड मोनोपेक्टिव। नेक्स्ट है एस्टाजोलामाइड। जो एस्टाजोलामाइड होती है, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन बढ़ जाती है। ठीक हो गया। और हाइड्रोजन की सिक्रेशन कम हो जाती है। मेन ये आपने रट्टा मारना है, जिसकी वजह से क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कि एस्टाजोलामाइड तीन कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होती है, ग्लूकोमा के लिए, माउंटेन सिकनेस के लिए, और इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन के लिए। इसके बाद ओडेनसेट्रॉन है, जिसका बता दिया था कि सेरोटोनिन टाइप 3 एंटागोनिस्ट है। और अगर किसी पेशेंट को कीमो दी है या रेडियोथेरेपी दी है या सर्जरी दी है, उसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग होती है, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस ऑनसेट है, सर्जरी, कीमो या रेडियो इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग। इसके बाद एस्पिरिन है। एस्पिरिन एक इरिवर्सिबल कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनहिबिट करती है। एंटी पायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी थ्रोम्बोटिक, ये सारी फंक्शंस इसके पास आते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। इसके बाद जो वेरापेमिल है और डिल्टियाजिम है, दीज आर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर स्पेसिफिकली हम बात करें कि ये नॉन डिहाइड्रोपैरेटिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। तो क्या इसकी वजह से क्या होगा? ये एवी नोडल डिले को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड टू कंट्रोल रेट इन केस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। ओके, क्लियर। तो ये था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में। और ये हो जाएगा हमारा जो दो हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है ना, ये हमारी कौन सी होती है? टाइप 4 एंटी रिदमिक होती है। कंडक्शन वेलोसिटी को कम करती है, एवी नॉट की पीआर इंटरवल को बढ़ा देती है। वेरापेमिल, डिल्टियाजिम। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो मिथाइल डोपा होती है ना, ये वन ऑफ द फ्यू ड्रग्स है जिसको आप प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में देते हैं। तो जो मिथाइल डोपा, लेविटिलोल, निफेटिपिन और इसके अलावा हाइड्रोलाजीन, दीज आर यूज्ड इन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो जो मिथाइल डोपा है ना, क्या करती है? जो मिथाइल डोपा और क्लोनिडीन, ये अल्फा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं और ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इनहिबिट कर देती है। तो ये रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद एस्ट्राजोलामाइड का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? हाइड्रोजन की सिक्रेशन को कम कर देना, बाइकार्बोनेट के रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट कर देना। क्लियर। इसके बाद जो न्यू स्टिग्मिन होती है ना, न्यू स्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, ये सारी ऑटोनॉमिक ड्रग्स होती है। कौन सी ड्रग्स होती है? ऑटोनॉमिक। तो ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो जो न्यू स्टिग्मिन होती है ना, ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करती है। तो उसका यूज़ क्या होता है? इसको हम देते हैं आईलीएस को ठीक करने के लिए। पोस्ट ऑपरेटिव आईलीएस है या न्यूरोजेनिक आईलीएस है, या फिर पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन है तो उसमें देते होते हैं, या अगर पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस है उसमें देते होते हैं, या फिर अगर किसी को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर दिए गए थे लाइक एल्ट्राक्यूरियम, एल्ट्राक्यूरियम, उसको रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। न्यूस्टिग्मिन, पायरोडोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, तीनों का सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बस जो फाइसोस्टिग्मिन होती है ना, ये सीएनएस को क्रॉस कर सकती है। दैट इज व्हाई दिस इज यूज्ड फॉर एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन। नेक्स्ट जो बेंजोडाइजेपिन होती है, ये क्या करती है? ये गाबा चैनल को पोटेंशिएट करती है। जो बेंजोडाइजेपिन और बारबिटूरेट दोनों की गाबा चैनल पे जाके बाइंड करती है। तो दोनों में फर्क क्या होगा? जो बेंजोडाइजेपिन होती है ना, ये
क्लोराइड चैनल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, जबकि बारबीचूरेट ये ड्यूरेशन को बढ़ा देती है। सही हो गया। और एक और बात रट्टा मार लेना कि जो बारबीचूरेट है ना, ये रिस्पायरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन करवाती होती है, सीएनएस को डिप्रेस कर देती होती है। क्लियर एज कम्पेयर टू बेंजोडाइजेपिन। इसके बाद है फॉस्फोडाइस्ट्रेस। जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस है ना, बहुत सारी कैटेगरीज के फॉस्फोडाइस्ट्रेस। फॉस्फोडाइस्ट्रेस करते क्या होते हैं ना, उनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये साइक्लिक ईएमपी को टूटने नहीं देते। फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम वो है जो कि साइक्लिक ईएमपी को तोड़ता है, तो उसके जो इनहिबिटर्स है वो उसकी डिग्रेडेशन को इनहिबिट कर देते हैं। जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस है कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। जो नॉन स्पेसिफिक फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर है उसमें आता है थियोफाइलिन। क्या आता है? थियोफाइलिन। जब थियोफाइलिन साइक्लिक एएमपी को नहीं तोड़ेगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा होगा। जब साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा होगा तो वो ब्रोंकियल स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवाएगा, ब्रोंकोडायलेशन करवाएगा। दैट इज व्हाई थियोफाइलिन इज यूज्ड इन केस ऑफ सीओपीडी, बट इट कॉजेज कार्डियोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी। इसके अलावा कुछ फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स होते हैं जिसमें सिल्डेनाफिल, टार्डिनाफिल आ जाती है। ये साइक्लिक जीएमपी को टूटने नहीं देते। अब साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज्यादा होगा, वो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कराएगा बाय इनहांसिंग नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या होगी? पल्मोनरी वेजोडाइलेशन होगी और कॉर्पोरा कैवर्नोसा में वेजोडाइलेशन होगी। तो ये 3 जगह पे इस्तेमाल होता है फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर, लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में एक ये एंडोथैलिन एंटागोनिस्ट और प्रोस्टासाइक्लिन एगोनिस्ट ये इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो सिल्डेनाफिल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया के लिए इस्तेमाल होती है। और क्या साइड इफेक्ट होता है? आपने इसको नाइट्रेट्स के साथ नहीं देना, अदरवाइज हाइपोटेंशन हो जाएगी। इसके अलावा सिल्डेनाफिल साइनोपिया करवाती है जिसको बोलते हैं ब्लू टिंज रीजन। इसके बाद कुछ फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर होते हैं जिसमें रोफ्लोमिलास्ट आ जाती है जो कि साइक्लिक एएमपी को बढ़ाती है इन द न्यूट्रोफिल्स एंड ग्रैनुलोसाइट, तो ये सीओपीडी में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कुछ फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर्स होते हैं जो हार्ट पे जाके काम करते हैं, साइक्लिक एएमपी को बढ़ाते हैं, कैल्शियम के इनफ्लक्स को बढ़ाते हैं, क्रोनोट्रोपी करवाते हैं। सही हो गया। और वेजोडाइलेशन भी करवाते हैं। तो जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर है उसमें आती है एग्जांपल मिलरिनोन, जो कि एक्यूट डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में इस्तेमाल होती है एज अ आइनोट्रोपिक एजेंट। इसके अलावा कुछ फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर प्लेटलेट्स पे काम करते हैं, लाइक सिलेस्टाजोल और डाइपिरिडामोल। तो ये क्या करवाते हैं? प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट करते हैं। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? स्ट्रोक में, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक में, कार्डिक टेस्टिंग में। अगर आपने स्टेंट लगाया तो उसकी स्टीनोसिस ना हो। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर। तो आपने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में थियोफाइलिन है और स्पेसिफिक में अगर 3 है तो मिलरिनोन जो कि हार्ट फेलियर में इस्तेमाल होता है, 4 है तो रोफ्लोमिलास सीओपीडी में होता है, 5 है तो सिल्डेनाफिल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बीपीएच और पल्मोनरी हाइपरटेंशन। नॉन स्पेसिफिक है तो थियोफाइलिन जो कि हार्ट सीओपीडी वाले पेशेंट के लिए होता है। इसके बाद एक पेशेंट है वर्apamil का क्या हार्ट रिएक्शन है? ये टाइप 4 एंटी रिथमिक है, एवी नोडल डिले को बढ़ा देती है, कंडक्शन वेलोसिटी को कम कर देती है, पीआर इंटरवल को बढ़ा देती है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ा देती है। इसके बाद जो अल्फा मिथाइल डोपा होता है उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? अल्फा मिथाइल डोपा का इट इनहिबिट्स नोरेपिनेफ्रिन फॉर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन टू एक्ट। इन शॉर्ट कि ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो को ही इनहिबिट कर देती है, प्री सिनेप्टिक से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो पाएगा। जब रिलीज नहीं हो पाएगा तो वो पोस्ट पे एक्ट नहीं कर पाएगा। इसके बाद एक पेशेंट है जो कि डाइकोमिरोल ले रहा है। डाइकोमिरोल के वारफेरिन वाली फैमिली को बोलते हैं। तो जो इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाएगी। जो एक होता है डाइमर कैप्रोल, वो डिफरेंट है। डाइमर कैप्रोल चिलेटिंग एजेंट होते हैं, लाइक डाइमर कैप्रोल लेड वगैरह के लिए। लेकिन जो डाइकोमिरोल है ना, ये वारफरीन होते हैं, विटामिन के डिप्लीटर्स होते हैं, लाइक द वारफरीन। और वारफरीन 2 के साथ 9-10 और प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, इसकी गैमा कार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट करता है। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैप्टोप्रिल। तो जो कैप्टोप्रिल होती है ये एस इनहिबिटर्स होती है और रट्टा मार लेना, कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल ये प्रोड्रग नहीं होती, बाकी सारी होती है। और ये क्या करती है? ये एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाता और एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा। समझ आ गया? तो ये था हमारा एस इनहिबिटर्स के बारे में। और एस इनहिबिटर्स कहाँ पे इस्तेमाल होती है? एस इनहिबिटर्स की क्या क्लिनिकल यूज होती है? एस इनहिबिटर आपकी हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होती है, खासतौर पर अगर हाइपरटेंशन 55 से कम वाला इंडिविजुअल है। नंबर 2 हार्ट फेलियर में इस्तेमाल होती है, मॉर्टेलिटी को कम करती है। नंबर 3 डायबिटिक नेफ्रोपैथी में इस्तेमाल होती है। सही हो गया।
क्योंकि ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या करती है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो प्रेशर होता है ना उसको कम कर देती है और जो जीवीएम की थिकनिंग है वो स्लो हो जाती है। तो ये था हमारा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लेविटेलोल। अब दो ही ड्रग्स है जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक करती है। एक है आपका अल्फा लेविटेलोल, दूसरा कार्बिटोल। जो लेविटेलोल होती है ये आपकी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी अर्जेंसी में और प्रेगनेंसी वाले में इस्तेमाल होती है। कार्बिटोल कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कह देते हैं। इसके बाद एक पेशेंट है जो इसको अपर एब्डोमिनल स्पाज्मोटिक पेन हो रहा है आफ्टर टेकिंग द फैटी फूड। ठीक हो गया, फैटी फूड लेने के बाद उसको क्या हो रहा है, स्पाज्मोटिक पेन हो रहा है अपर एब्डोमेन में। तो डायग्नोस क्या है, बिलियरी कोलिक पेन है, बिलियरी कोलिक पेन है। जब एक पेशेंट को एंटी मतलब स्पाज्मोटिक पेन हो, मतलब कोलिक की पेन हो जो कि स्मूथ मसल के स्पैजम की वजह से होता है, तो जीआईटी में स्मूथ मसल की एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए आप एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। तो जो एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स होती है ना वो एंटी स्पाज्मोटिक होती है, जिसमें दो ही एग्जांपल आती है, हायोसियामिन और डाइसाइक्लोमिन। तो ये एंटी स्पाज्मोटिक होती है जो कि M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। एंटी स्पाज्मोटिक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए आई और इसके अलावा एंटी स्पाज्मोटिक बिलियरी कोलिक वगैरह इनके लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दें। एक लेडी जिसको कोलिक की पेन है जो कि डाइसाइक्लोमिन और हायोसियामिन इसको देने से ठीक हो जाता है, तो ये M3 ब्लॉकर है। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वैनकोमाइसिन होती है, वैनकोमाइसिन। ठीक हो गया। तो जो आपका वैनकोमाइसिन है यहाँ पे लिखा है कि चेंजेस इन बैक्टीरियल कंपोनेंट, स्पेसिफिकली जो वैनकोमाइसिन होती है ना ये पेप्टिडोग्लाइकान के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। अगर आपसे सवाल पूछे पेप्टिडोग्लाइकान के सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करता है तो आंसर क्या होगा, वैनकोमाइसिन। लेकिन अगर आपसे कहे कि पेप्टिडोग्लाइकान की क्रॉस लिंकिंग है उसको कौन इनहिबिट करता है तो आंसर होगा बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक। क्लियर। तो जो वैनकोमाइसिन बेसिट्रेसिन है ये क्या होती है, ये आपके पेप्टिडोग्लाइकान के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, डी एलेनिन पोर्शन पे जाके बाइंड करती है। अब जो वैनकोमाइसिन है ना ये मेनली मर्सा के लिए इस्तेमाल होती है और कोलोस्ट्रीडियम डिफिसिल वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। और साइड इफेक्ट क्या था, रेड मैन सिंड्रोम। इसके बाद सेफलोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो ये सेम बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक है, ट्रांसपेप्टिडेस एंजाइम को इनहिबिट करती है जो कि बीटा लैक्टेम जो कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। अब जो हमारी सेफलोस्पोरिन है ना उसकी कुछ जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन जिसमें सेफाजोलिन और सीफलेक्सिन आती है, ठीक हो गया, जो कि सर्जरी से पहले देते हैं वुंड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। सेकेंड जनरेशन में सिफोक्सिटिन और सिफोटिटान आती है। थर्ड जनरेशन में सेफ्ट्राक्सोन आ जाती है, सेफ्टेजिडिन सेफिक्सिम आ जाती है। फोर्थ में सेफिपाइम आ जाती है। फिफ्थ में सेफ्ट्रोलिन आ जाती होती है। क्लियर। इसके बाद मैकेनिज्म, अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन का एंटी ट्यूमर इफेक्ट के तौर पर देते होते हैं और ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में भी देते हैं। वाई इट इज यूज्ड इन द ट्रांसप्लांट पेशेंट बिकॉज ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होती है। कौन सी ड्रग होती है, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होती है। तो एक बात रट्टा मार लेना कि जो साइक्लोस्पोरिन है और टेक्रोलिमस है दोनों कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स होते हैं। अलबत्ता दोनों की बाइंडिंग प्रोटीन डिफरेंट होती है। साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस दोनों कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करते हैं। ठीक हो गया। अब कैल्सिन्यूरिन करता क्या है, कैल्सिन्यूरिन एक आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता होता है। क्लियर। ठीक हो गया। मतलब अगर साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करेंगे तो कैल्सिन्यूरिन आगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की सिंथेसिस को कम हो जाएगी। जब कैल्सिन्यूरिन इनहिबिट हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कम बनेंगे। जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कम बनेंगे तो इंटरल्यूकिन 2 की ट्रांसक्रिप्शन कम से कम होगी। जब इंटरल्यूकिन 2 कम बनेगा तो वो दूसरे साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को भी कम कर देगा। तो एक बात रट्टा मार लेना कि जो साइक्लोस्पोरिन है ना ये सोरियोसिस में इस्तेमाल करती है, रूमेटाइड आर्थराइटिस में इस्तेमाल करते हैं और दोनों कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर नेफ्रोटॉक्सिक होती है। बस फर्क क्या होता है कि साइक्लोस्पोरिन जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया और हिर्सुटिज्म करवाती है, टेक्रोलिमस ये दोनों इफेक्ट नहीं करवाती। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोफुरोसाइड है। एक बात रट्टा मार लेना, नाइट्रेट्स में और नाइट्रोफुरोसाइड में क्या फर्क होता है, दोनों ही वेसल्स को डायलेट करते हैं। जो नाइट्रेट्स होते हैं ना वो वेन्स को डायलेट करते हैं, वेनु डायलेटर होते हैं, जबकि नाइट्रोफुरोसाइड वेन्स को भी और आर्टरियोल्स को भी दोनों को डायलेट करते होते हैं। वेनु डायलेटर भी है और आर्टरियोलर डायलेटर भी है। जो नाइट्रेट्स थे ये एंजाइना में, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में और पल्मोनरी एडिमा में इस्तेमाल होते हैं, जबकि नाइट्रोफुरोसाइड ये इस्तेमाल होता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर। सही हो गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं।
आगे अच्छा, नाइट्रेट्स का क्या साइड इफेक्ट था? मेथिमोग्लोबिनीमिया और मेंडे डिजीज, जबकि नाइट्रोक्लोरासाइड साइनाइड पॉइजनिंग करवाती है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोमिफेन सिट्रेट। तो जो क्लोमिफेन सिट्रेट होती है ये ओव्यूलेशन को इंडक्शन करती होती है। ये क्या करती है? ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे पार्शियल एगोनिस्ट का काम करती है, ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है ऑन द हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से जीएनआरएच की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब जीएनआरएच ज़्यादा होगा वो एफएसएच की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। लेकिन साइड इफेक्ट क्या होगा क्लोमिफेन सिट्रेट का? ये ना एंटी ये इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन साइड इफेक्ट क्या होता है? ज़्यादा दे दी तो फिर ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाएगी, ओवेरियन इनलार्जमेंट वगैरह हो जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एडिनोसिन। तो एडिनोसिन क्या है? एडिनोसिन आपका टाइप 5 एंटीरिथमिक ड्रग्स होती है, टाइप 5। और ये करती क्या है? जस्ट लाइक जो हमारी सीसीबी थी ना, जो एवी नोड पे कंडक्शन वेलोसिटी को कम करती है, एडिनोसिन भी सेम काम करती है। पोटेशियम की इफ्लक्स करवाती है, हाइपरपोलराइजेशन करवाती है, एवी नोडल कंडक्शन डिले को कम करती है। पीएसवीटी को में ड्रग और चॉइस के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक है, लेकिन जो पेशेंट एडिनोसिन ले रहा है ना, वो साथ में थियोफाइलिन और कैफीन ना ले, बिकॉज थियोफाइलिन और कैफीन एडिनोसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। सही हो गया। साइड इफेक्ट क्या है? पेशेंट को ब्रोंकोस्पैज्म हो जाएगा और घबराहट होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाइजॉक्सिन। तो डाइजॉक्सिन क्या करती है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस बॉन्ड को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर इनहिबिट हो जाएगा। जब ये एक्सचेंजर इनहिबिट होगा तो सेल के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा, जब कैल्शियम ज़्यादा होगा वो आइनोट्रोपी को बढ़ा देगा। तो एक बात रट्टा मार लेना कि एक्यूट डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, उसमें दो ही ड्रग इस्तेमाल होती है, मिलरिनोन और दूसरी डाइजॉक्सिन, जो मोर्टेलिटी को बढ़ाती है। इसके अलावा डाइजॉक्सिन एट्रियल फिब्रिलेशन में भी इस्तेमाल होती है, एवी नोडल कंडक्शन डिले को बढ़ा देती है। एवी नोड की कंडक्शन वेलोसिटी को कम कर देती है, डिले को बढ़ा देती है। और डाइजॉक्सिन की क्या साइड इफेक्ट होते हैं? डाइजॉक्सिन की वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, डाइजॉक्सिन की वजह से नोजिया वोमिटिंग डायरिया हो जाएगा, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। और आइज पे इफेक्ट पड़ेगा, ब्लरी विजन हो जाएगी, एरिथमियाज हो जाएंगे। ठीक हो गया। और अगर डाइजॉक्सिन की वजह से एरिथमियाज है, उसके लिए आपने लिग्नोकेन देनी होती है, लाइडोकेन देनी होती है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसाइज़ोलामाइड। तो ये क्या करती है? ये बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, हाइड्रोजन की सिक्रीशन को भी कम कर देती है, क्लियर, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा देती है। इसके बाद है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस बॉन्ड, इसको इनहिबिट करने वाली आती है पीपीआईज, मेप्राजोल आ जाती है। कौन सी आती है? मेप्राजोल। हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट कर देती है। और ये मेप्राजोल कहाँ इस्तेमाल होती है? मेप्राजोल आपके जी पेप्टिक अल्सर डिजीज में इस्तेमाल होती है, गैस्ट्राइटिस में, इस गर्ड में इस्तेमाल होती है, जोइंगर लाइसेंस सिंड्रोम में, एच पैलोरी में इस्तेमाल होती है, स्ट्रेस अल्सर की प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। साइड इफेक्ट क्या होता है? कोलेस्ट्रिडियम डेफिसिट का इन्फेक्शन हो जाएगा, B12 की मैल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, क्लियर, मैग्नीशियम और कैल्शियम की भी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वो कौन से ड्रग है जो टैग के लेवल को सबसे ज़्यादा कम करती है। तो ये हम कौन से ड्रग्स पढ़े हैं? एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग्स, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स। तो एक बात रट्टा मार लेना, जो ट्राइग्लिसराइड है उसके लेवल को कम करने वाली फाइब्रेट्स आती है, जिसमें फिनोफाइब्रेट और जेम फाइब्रोसिल आती है। कैसे काम करती है? PPAR अल्फा इसको स्टिमुलेट करती है, PPAR अल्फा। जो PPA गैमा था ना, वो था पियोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन, लेकिन PPAR अल्फा ये फाइब्रेट्स का होता है मैकेनिज्म। जब PPAR अल्फा को एक्टिवेट करती है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज अप रेगुलेट होता है, ट्राइग्लिसराइड की क्लियरेंस बढ़ जाती है। इसके अलावा HDL की सिंथेसिस भी बढ़ जाती है। क्या साइड इफेक्ट होता है? गाल स्टोन्स हो जाते हैं और मायोपैथी हो जाती है, गाल स्टोन हो जाते हैं और मायोपैथी हो जाती है। मायोपैथी तो स्टैटिन से भी आपको देखने को मिलती होती है। सही हो गया। तो ये रट्टा मार लेना है। तो वो ये हो गया हमारा। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछे कि LDL को सबसे ज़्यादा कम कौन से करती हैं, तो आंसर होगा स्टैटिन, इसमें HMG कोई रिडक्टेस इनहिबिटर्स आ जाती है। इसके अलावा PCSK9 इनहिबिटर, जिसमें एलरिसुमाब भी आ जाती है। इसके बाद पोटेंट वीनोडायलेटर। तो जो वीनोडायलेटर है वो नाइट्रेट्स आती है, जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है। अब मुझे तीनों बताना पड़ेगा। जो वीनोडायलेटर है वो आपकी नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रेट्स आती है, जो आर्ट्रियोलर और वीनोडायलेटर दोनों होते हैं, उसमें नाइट्रोक्लोरासाइड और हाइड्रोलेजिन प्लस नाइट्रेट्स आती है। और कुछ आर्ट्रियोलर डायलेटर्स होते हैं, उसमें हाइड्रोलेजिन आ जाती है,
मिनॉक्सिडिल आ जाती है। तो ये था हमारा आर्टरियल डायलेटर पे वही हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल और निफेडिपिन जो कि डाईहाइड्रोपेरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। दोबारा बता दूं वीनो डायलेटर कौन सी है, नाइट्रेट्स। आर्टरियोलर डायलेटर हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन। और जो कंबाइंड है उसमें आपने आना है कंबाइंड में नाइट्रोप्रोसाइड। शॉर्टेस्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन। तो बेंजोडाइजेपिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, बेंजोडाइजेपिन कापा रिसेप्टर को पोटेंशिएट कर रही थी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही थी। अब इसमें जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग होती है ना, ठीक हो गया, उसका निमोनिक क्या है फर्स्ट एड में एटम, ठीक हो गया, निमोनिक क्या है एटम। तो जो चार है हमारी शॉर्ट एक्टिंग एटम, अल्प्राजोलाम, ट्राइजोलाम, ओक्साजिपाम, मिडाजोलाम, ठीक हो गया, शॉर्ट एक्टिंग है। जो शॉर्ट एक्टिंग होती है उनके एडिक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मिडाजोलाम तुम्हारे डोर्मिकम में इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक ड्रग है जो कि एडिनालाइल साइक्लेस को इनहिबिट करती है, इनहिबिट साइक्लिक ईएमपी which can be used in the treatment of which of the following disease। विब्रियो कॉलरा में कौन सा ड्रग है जो एडिनालाइल साइक्लेस को ब्लॉक करती है। अलबत्ता विब्रियो कॉलरा का जो टॉक्सिन्स है ना वो शायद इसके जरिए काम करता होगा। आई डोंट थिंक सो कि कौन सी ड्रग है विब्रियो कॉलरा में जो कि एडिनालाइल साइक्लेस को इनहिबिट कर देती है, साइक्लियम भी। आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई ऐसी ड्रग पढ़ी है। अगर आपने पढ़ी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि या स्टेटमेंट में चेक ही कर लेता हूँ फर्स्ट एड के अंदर, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई एक ऐसी ड्रग पढ़ी है विब्रियो कॉलरा में। अलबत्ता विब्रियो कॉलरा का जो टॉक्सिन है ना वो ऐसे काम करता है, सही है। तो और इसका ट्रीटमेंट ORS से होता है। आई डोंट थिंक सो कि कुछ सेंस बनाता है विब्रियो कॉलरा वाला। अलबत्ता ये है कि विब्रियो कॉलरा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हाँ ऐसे कर सकते हैं कि ड्रग हमें पता नहीं है लेकिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे है विब्रियो कॉलरा का कि जो विब्रियो कॉलरा पर टॉक्सिन होता है ना एडिनालाइल साइक्लेस को एक्टिवेट कर देता है, साइक्लिक ईएमपी को एक्टिवेट कर देता है। तो ड्रग होगी वो उसको इन्वर्सली मतलब इसके ऑपोजिट ही काम करेगी, सही हो गया। अब आप रट्टा मार लेना कि 3 ही टॉक्सिन्स होते हैं जो साइक्लिक ईएमपी के लेवल्स को बढ़ा देते हैं, ठीक हो गया। तो इसका नाम होता है निमोनिक BEV, ओके BEV। बी से बैसिलस एंथ्रेक्सिस, विब्रियो कॉलरा और ई कोलाई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ड्रग्स एक्टिंग थ्रू हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीज पंप, तो वो PPI आ जाती है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको ड्रग दी गई जिसने कैल्शियम के लेवल को बढ़ा दिया, हाइपर कैल्सीमिया करवा दिया तो वो थायजाइड डायूरेटिक है, हाइपर कैल्सीयूरिया करवा दिया तो वो लूप डायूरेटिक्स आती है, ठीक हो गया। तो जो थायजाइड डायूरेटिक्स है ना ये क्या करती है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देती है इन द DCT, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ठीक हो गया। तो इनके क्या साइड इफेक्ट है, क्या इफेक्ट आ जाते हैं थायजाइड डायूरेटिक्स के। तो थायजाइड के क्या आएंगे साइड इफेक्ट, तो इसमें हाइपोक्लीमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस आ जाएगी, मोस्ट कॉमन हाइपोक्लीमिया होता है, ठीक हो गया। अगर ऑप्शन में ना हो तो आपने हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरलिपिडीमिया इनको लगाना है और मेटाबॉलिक एल्किलोसिस भी है। इसके बाद क्लोमिफेन सिट्रेट ओव्यूलेशन इंडक्शन के तौर पर इस्तेमाल होती है, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, इन PCOS कैसे काम करती है, एक पार्शियल एगोनिस्ट होती है हाइपोथैलेमस में, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। इसके बाद एक पेशेंट जिसको गम्स की ब्लीडिंग हो रही है, वुंड की हीलिंग खराब है, पिटिकिए परपरा है तो उसको स्कर्वी है, उसको विटामिन C दिया गया। हाउ द विटामिन C एक्ट, विटामिन C हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन और लाइसिन इनकी कराता होता है, प्रोलीन और लाइसिन रेसिड्यूज की हाइड्रोक्सिलेशन करवाता होता है। जबकि जो कॉपर होता है ना वो हमें चाहिए होता है क्रॉस लिंकिंग के लिए, कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग के लिए। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं प्रोपाइल थायोरेसिस के लिए, एंडोक्राइन पे आ गए हम, सही है। तो जो प्रोपाइल थायोरेसिल मेथिमाजोल ये क्या है आपकी एंटी थायराइड ड्रग है जिसको थायोनामाइड्स कहते हैं। ये क्या करती है, थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। थायरोपेरोक्सिडेज 3 काम करवाता है, नंबर 1 ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, नंबर 2 ऑर्गेनिफिकेशन, नंबर 3 कपलिंग ऑफ आयोडीन। तीसरा जो चौथा काम है वो प्रोपाइल थायोरेसिल डीआयोडीनेज एंजाइम को भी इनहिबिट करती है, सही हो गया। ये बात रट्टा मार लेना कि ये थायरोपेरोक्सिडेज को और डीआयोडीनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइल थायोरेसिल, सेकंड थर्ड में आप क्या देते हैं मेथिमाजोल। और क्या साइड इफेक्ट होता है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस होती है, ए प्लास्टिक एनीमिया होता है, इनका पॉजिटिव वास्कुलाइटिस होता है, मेथिमाजोल से एप्लेजिया क्यूटिस भी होता है, टेराटोजेनिक ड्रग है। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इट्राकोनाजोल है, तो इट्राकोनाजोल ये आपकी क्या है, ये आपकी हमारी एजोल्स है, एजोल्स एंटी फंगल ड्रग्स होती है, एंटी फंगल
ड्रग्स होती है। और ये कैसे काम करती है? साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती है। साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, स्टीरोल्स की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। क्लियर? तो जो एजोल होती है इसमें इट्राकोनाजोल है, एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, साइटोक्रोम 450 को इनहिबिट कर देती है, जो लेनोस्टिरोल को एर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट कराता है। सही हो गया। अब जो इट्राकोनाजोल है ना, ये किस जगह पे इस्तेमाल होती है? इट्राकोनाजोल इस्तेमाल होती है आपके ब्लास्टोमाइकोसिस के लिए, ठीक है, कॉक्सीडियाडोमाइकोसिस के लिए, स्पोरोथ्रिक्स शनकी के लिए इस्तेमाल होती है। और क्या साइड इफेक्ट होता है? गायनिकोमास्टिया, क्योंकि ये एंटी एंड्रोजन ड्रग होती है। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायूरेटिक। तो ये 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देती है इन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ लूप ऑफ फैनले। तो थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैनले है, यूरिन को कंसंट्रेट करता होता है, तो कंसंट्रेशन पावर भी चली गई। ठीक हो गया। तो ये था लूप डायबिटिक के बारे में। ऊपर में एक सवाल छोड़ गया हूँ, एक सिट्रेट दिया गया है इन अ पेशेंट ऑफ रीनल कैल्शियम स्टोन। तो सिट्रेट करेगा क्या? सिट्रेट क्या करेगा? सिट्रेट एक बेस है ना, वैसे है सिट्रिक एसिड, लेकिन ये बेस होता है। तो ये क्या करेगा? इंक्रीजेस द पीएच, यूरिन की पीएच को बढ़ा देगा। जब यूरिन की पीएच को बढ़ा देगा तो स्टोन्स की सिंथेसिस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक बात रट्टा मार लेना कि कुछ स्टोन होते हैं जो एसिडिक पीएच पे बनते हैं, कुछ स्टोन बेसिक पीएच पे बनते हैं। ठीक हो गया। तो आपको एक बात रट्टा मार लेना, एसिडिक पीएच पे कौन से स्टोन बनते हैं? एसिडिक पीएच पे बनते हैं कैल्शियम ओक्सलेट के स्टोन बनते हैं। सही हो गया। इसके अलावा यूरिक एसिड के और सिस्टाइन के स्टोन बनते हैं। ये 3 स्टोन्स होते हैं जो कि एसिडिक पीएच के लिए, इस एसिडिक पीएच में बनते हैं। दैट इज वाई आपने यूरिन को एल्कलाइज करना है, जो किससे करोगे? आप सिट्रेट से करोगे। लूप डाययूरेटिक का मैंने बता दिया कि 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करती है। इसके बाद है कि क्लैवुलिनिक एसिड होती है, ये पेनिसिलिन की हेल्प करती है। हाउ इट हेल्प्स? बिकॉज दिस इज अ बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीटा लैक्टेमेस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि बीटा लैक्टम एंटीबॉडी को तोड़ देते हैं। तो बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर में कौन कौन सी आती है? निमोनिक है, कास्ट, क्लैवुलिनिक एसिड, एवीबैक्टेम, साल्बैक्टेम, टेजोबैक्टेम। ये आप कॉम्बिनेशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं ताकि आप एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन करो, क्योंकि बीटा लैक्टेमेस एंजाइम इनको तोड़ देता है। अब इनके कॉम्बिनेशन रट्टा मार लेना। फॉर एग्जांपल एमोक्सिसिलिन और क्लैवुलिनिक एसिड, इसको ऑगमेंटन कहते हैं। सेप्टेजिडिन और एवीबैक्टेम होती है। इसके अलावा पिपारसिलिन टेजोबैक्टेम है जिसको टेंजो कहते हैं, एम्पिसिलिन और साल्बैक्टेम जिसको टूसम कहते हैं। सही हो गया। तो ये था हमारा बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर के बारे में। इसके बाद सैफ्लोस्पोलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया कि ये बीटा लैक्टेम ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। इसके बाद है एलोपेरिनोल। एलोपेरिनोल और फीबोक्सोस्टैट दोनों ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, और ये गाउट के तौर पर इस्तेमाल, गाउट के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए या क्रोनिक गाउट के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है हमारी। सही हो गया। तो ये बात खत्म मान लेंगे। एंटी गाउट वाली ड्रग्स होती है। बाकी और इसके पॉइंट्स मैं बता देता हूँ कि जो एलोपेरिनोल है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कम से कम हो जाती है। तो ये लिम्फोमा और ल्यूकीमिया में देते हैं ताकि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम ना हो जाए। नंबर 2 गाउट में इस्तेमाल होती है। लेकिन और क्या साइड इफेक्ट होता है एलोपेरिनोल का? कि जब हम इसको देते हैं ना एलोपेरिनोल को, तो उसकी वजह से एजाथियोपेरिन और 6 मार्केप्टोप्यूरिन इनके लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से माइलोसप्रेशन हो जाती है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैप्टोप्रिल। तो कैप्टोप्रिल क्या करती है? एस एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 नहीं होता, जिसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। और क्या साइड इफेक्ट होते हैं? एस इनहिबिटर के निमोनिक होता है कैच, CATCH, कैच। तो सी से क्या बनेगा? सी से आपका बन जाएगा कफ, बन जाएगा, खांसी होना शुरू हो जाएगी। ए से एंजियोडीमा हो जाएगा ड्यू टू ब्रेडिकाइनिन। दैट इज व्हाई दिस इज contraindicated in C1 esterase deficiency. नंबर 3 टेराटोजेनिक है, क्योंकि ये फीटल रीनल मैलफॉर्मेशन करवाती है, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा देती है, हाइपरकैलेमिया, हाइपोटेंशन करवा देती है। रट्टा मार लेना कि आप इसको किन किन कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इस इनहिबिटर्स। प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते क्योंकि टेराटोजेनिक होती है। C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर जिसको आप हेरिडेटरी एंजियोडीमा कहते हैं उसमें नहीं दे सकते। तीसरा बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में नहीं दे सकते, बिकॉज इस केस में एस इनहिबिटर GFR को मजीद कम कर देगी, रीनल फेलियर करवा देगी। इसके बाद एक पेशेंट जिसको गैस्ट्रोएंटराइटिस है, उसको हाइपोकलीमिया हो गया। हाइपोकलीमिया को ठीक करने के लिए IV पोटेशियम की इन्फ्यूजन दी गई है। तो जो पोटेशियम होता है वो सेल में एंटर कैसे करेगा? सोडियम पोटेशियम ATPase पंप के जरिए करेगा। सोडियम पोटेशियम ATPase पंप
2 पोटेशियम को अंदर भेजेगा, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा। और इस पंप को कौन इनहिबिट करती है? डाइजॉक्सिन। इस पंप को कौन स्टिमुलेट करते हैं? इंसुलिन और थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्राजोनामाइड के हाइड्रोजन के सिक्रेशन को कम करती है, सोडियम पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको यूनिलैटरल पल्सेटाइल हेडेक के साथ फोटोफोबिया फोनोफोबिया है, तो ये माइग्रेन होता है। तो माइग्रेन के लिए अगर आपने माइग्रेन को ठीक करना है, ट्रीट करना है, तो ड्रग कौन सी होगी? अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो आपने एनसेड देनी है, लेकिन अगर सीवियर माइग्रेन का अटैक है तो आपने क्या देनी है? सुमा ट्रिप्टांस देनी है। क्या देनी है? सुमा ट्रिप्टांस। ठीक हो गया। सुमा ट्रिप्टांस का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? सेरोटोनिन 1A और 1D इसके एगोनिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? सेरोटोनिन 1A और 1D के क्या होते हैं? एगोनिस्ट होते हैं। तो ये रट्टा मार लेना, सुमा ट्रिप्टान, सॉरी 1B और 1D इसके एगोनिस्ट होते हैं। तो ये माइग्रेन में और क्लस्टर हेडेक में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर पेशेंट को एक्यूट अटैक है माइग्रेन का, माइल्ड टू मॉडरेट है तो एनसेड, सीवियर है तो सुमाट्रिप्टान। प्रोफाइलेक्सिस के लिए क्या दोगे? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दोगे, लेकिन नहीं ठीक हो रहा तो बीटा ब्लॉकर दे दोगे, टोपिरामेट दे दोगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि एंटीसाइकोटिक एक्शन ऑफ फिनोथायाजीन्स। फिनोथायाजीन्स का फिनोथाइजिन्स क्या है? आपकी टिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है। फिनोथाइजिन्स की आपकी टिपिकल एंटीसाइकोटिक, ये क्या करती है? D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। शिजोफ्रीनिया वाले पेशेंट में इस्तेमाल होती है, शिजोफ्रीनिया वाले पेशेंट में इस्तेमाल होती है। क्लियर? D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, शिजोफ्रीनिया में इस्तेमाल होती है। खासतौर पर जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक है वो पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए, एटिपिकल वाली पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। इसके अलावा और कौन से डिजीज में इस्तेमाल होती है? ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक साइकोसिस में इस्तेमाल होती है, टोरेट सिंड्रोम में इस्तेमाल होती है, ओसीडी में, हंटिंगटन्स डिजीज में इस्तेमाल हो जाती है। सही हो गया। तो ये रट्टा मार लेना। और क्या साइड इफेक्ट होते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के? एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसका निमोनिक है अडाप्ट, ए से एक्यूट डिस्टोनिया, ठीक है, ए से एकैथीसिया जिसको रेस्टलेसनेस कहते हैं, पार्किंसन हो जाएगा, ड्रग इंड्यूस पार्किंसन हो जाएगा, और टार्डिव डिस्काइनेसिया हो जाएगी। सही हो गया। एक और बात रट्टा मार लेना, जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, जो हाई पोटेंसी वाली होती है ना, ठीक है, उसमें कौन सी आती है? उसमें हैलोपेरिडोल, ट्राइफ्लोपैराजीन आ जाती है, फ्लूफेनाजीन आ जाती है। जो लो पोटेंसी है इसमें क्लोप्रोमाजीन आ जाती है। जो हाई पोटेंसी है वो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट करवाती है। जो लो पोटेंसी वाली लाइक क्लोप्रोमाजीन है वो एंटी हिस्टामीन, अल्फा 1 रिसेप्टर और मस्क्रीनिक रिसेप्टर उनको ब्लॉक करती है। जब हिस्टामीन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो सिडेशन करवाएगी, जब अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो ये हाइपोटेंशन करवा देगी, और जब ये मस्क्रीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो ड्राई माउथ कॉन्स्टिपेशन करवा देगी। तो ये था हमारा सब चीज़ें। तो दोबारा बता दूं कि जो एंटीसाइकोटिक है टिपिकल वाली में जो आपकी हाई पोटेंसी वाली होती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स करवाती है। अडाप्ट है जिसमें एक्यूट डिस्टोनिया, जिसमें मसल अकड़ जाता है, एकैथीसिया, पार्किंसन और टार्डिव डिस्काइनेसिया जिसमें कोरिया होता है। जबकि लो पोटेंसी वाले में, क्लोप्रोमाजीन वाले में एंटी हिस्टामिन इफेक्ट जिसमें सिडेशन आती है, अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है जिसकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं जिसकी वजह से ड्राई माउथ, ड्राई आइज, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है। इसके बाद है कि रिड्यूसेस द साइज ऑफ प्रोस्टेट। तो BPH में 2 ड्रग्स इस्तेमाल होती है, 5 अल्फा, नहीं बल्कि 3 ड्रग्स इस्तेमाल होती है। हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं टैमसालोसिन, ठीक हो गया, जो कि अल्फा 1A रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, टैमसालोसिन, ठीक हो गया। टैमसालोसिन अल्फा 1A रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर भी देते हैं और सिल्डेनाफिल भी हम ट्रीटमेंट के तौर पे देते होते हैं। सही हो गया। तो जो टैमसालोसिन है अल्फा 1A और 1D रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है BPH में। इसके अलावा 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर ये इस्तेमाल होती है BPH में, और मेल पैटर्न बार्डनेस जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। अब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मेल पैटर्न बार्डनेस के लिए फिनास्टिडाइड और मिनॉक्सिडिल ये इस्तेमाल होती है। तो 5 अल्फा रिडक्टेज क्या करती है? 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है जिसमें फिनास्टिडाइड आ जाती है, और फिनास्टिडाइड DHT के प्रोडक्शन को कम कर देती है। दैट इज व्हाई दिस इज यूज्ड इन BPH एंड मेल पैटर्न बार्डनेस। दिस इज कॉल्ड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड व्हाट इज द साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट इज गायनिकोमास्टिया। इसके बाद एक पेशेंट जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ले रहा है जिसको डिप्रेशन आ गई है। अब डिप्रेशन के लिए जो मेन ड्रग और चॉइस होती है वो SSRI होती है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक हो गया, क्लियर।
और अब क्वेश्चन ये है कि हम कहने का मतलब है कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन क्यों नहीं दे सकते, हालांकि वो भी तो डिप्रेशन में इस्तेमाल होती है। तो इसकी रीज़न ये है कि जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ये क्या करवाती है, सीजर्स करवा रही है, दौरे पड़वा देती है। थ्री सी आपने पढ़ने हैं TCA के साइड इफेक्ट में, कन्वर्जन, कोमा, कार्डियोटॉक्सिसिटी। सही हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेने हैं। तो सेफ ड्रग कौन सी है, वो है SSRI, जिसमें फ्लोक्सेटिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, सर्ट्रालिन, प्रोक्सिटिन ये आ जाती है। लेकिन ये आपने 4 से 8 हफ्ते तक देनी होती है, तब जाके काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एड्रेनालिन, जिसको एपिनेफ्रिन कहते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन कैसे करवाती है। एपिनेफ्रिन के ना 4 इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अल्फा 1 रिसेप्टर के जरिए वेजो कंस्ट्रक्शन कराती है। अल्फा 2 रिसेप्टर के जरिए ये वेजो डायलेशन कह सकते हैं, या अपने इफेक्ट को खत्म कर देना। बीटा 2 रिसेप्टर के लिए वेजो डायलेशन, और बीटा 1 रिसेप्टर के जरिए ये क्या करवाती है, बीटा 1 रिसेप्टर के जरिए हार्ट रेट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देती है, पॉजिटिव आइनोट्रोपी, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपी, पॉजिटिव कोरोनोट्रोपी। जबकि बीटा 2 के जरिए ये ब्रोंको डायलेशन करवा देती है। इसके बाद है नेचुरली अकरिंग एल्केलॉइड्स। ठीक हो गया। तो जो एल्केलॉइड्स होते हैं, एक विन का एल्केलॉइड्स होते हैं जिसमें आपका विनक्रिस्टिन, विनप्लास्टिन, ये दूसरे एल्केलॉइड्स हैं। तो जो नेचुरली अकरिंग होते हैं प्लांट्स में होते हैं वो मॉर्फिन और कोडीन होती है। कोडीन तो आपकी कफ सिरप में इस्तेमाल होती है, ठीक है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फान। बाकी मॉर्फिन या आपके ओपियम पोपी प्लांट्स में आपको देखने को मिलती है। इसके बाद एक्शन ऑन स्मूथ मसल डायूरेटिक यूज इन पल्मोनरी एडीमा। तो पल्मोनरी एडीमा में कौन सी डायूरेटिक इस्तेमाल होती है, फ्यूरासिमाइड। रट्टा मार लेना, पल्मोनरी एडीमा में LMNOP इस्तेमाल होती है। दो डायूरेटिक, मॉर्फिन, नाइट्रेट्स, ऑक्सीजन और पोजिशनल चेंज। इसके बाद इंसुलिन के 4 तरह की टाइप्स होती है। शॉर्ट एक्टिंग होती है, रैपिड एक्टिंग होती है, शॉर्ट एक्टिंग होती है, इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है और लॉन्ग एक्टिंग होती है, कुछ वेरी लॉन्ग एक्टिंग होती है। सही हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। कुछ वेरी लॉन्ग एक्टिंग होती है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ उसकी फार्माकोलॉजी को। तो जो रैपिड एक्टिंग है ना, उसमें लिस्प्रो, स्पार्ट और ग्लूलिसिन आती है। शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर आती है, इंटरमीडिएट में NPH आती है, लॉन्ग एक्टिंग में डिटामिर ग्लाजिन आती है, और वेरी लॉन्ग एक्टिंग में डेग्लूडेक आती है। और इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, लीवर पे ये ग्लाइकोजेनेसिस करवाती है, मसल्स पे ग्लाइकोजेनेसिस और प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाती है, फैट्स पर ये लाइकोजेनेसिस कराती है, सेल मेम्ब्रेन पर ये पोटेशियम की अपटेक को बढ़ाती है। अब जो रेगुलर इंसुलिन है ना, 3 कंडीशन में इस्तेमाल होती है, DK वाले में, हाइपरकलीमिया में, और स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया वाले में। अब तक सिर्फ हमने शॉर्ट से पढ़ा है, सिर्फ आई थिंक हमने इतना सा पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरी फार्माकोलॉजी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया है, जो जो भी रास्ते में आया है। इसके बाद एनेस्थीसिया वाली ड्रग्स है, उसको हम लगता है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट या टॉक्सिसिटी आना शुरू हो गई है, वो हम कवर करेंगे। और फिर हम अभी भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है। चलो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।